एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 23 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स। तो दीज आर ऑल द 4 टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, है ना। पहला हम चंद्रयान 3 की फाइंडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। चंद्रयान 3 के बारे में तो आपको पता ही होगा। सेकंड, द कर्स्क गैम्बिट, यूक्रेनियन टैक्टिक्स एंड बैटल रियलिटीज। देखो, रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है। तो वॉर में डेली कुछ ना कुछ डे बाय डे कमेंट्री आती रहती है कि थोड़ा इतना रशिया ने एक्वायर कर लिया, इधर यूक्रेन ने बम मार दिया। ये सारी चीजें हमें नहीं कवर करना होता है, बट कुछ लैंडमार्क जैसा कुछ होता है ना, कुछ एक खास डेवलपमेंट होता है तो हमें उसको कवर करना चाहिए, और उसी से रिलेटेड है यह कर्स्क गैम्बिट। थर्ड टॉपिक इज रिलेटेड टू वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो। वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो, पोलियो एक डिजीज है और पोलियो वैक्सीन से होने लग रहा है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि किस वैक्सीन से हो रहा है, किस तरह के वैक्सीन से नहीं होता। एंड फोर, हम समझेंगे इसरो के अचीवमेंट्स को, है ना। इसरो का क्या क्या अचीवमेंट है, लुक एट ऑन गोइंग इंडिया स्पेस मिशन। इंडिया का जो स्पेस मिशन है वो इसरो के बदौलत ही है मेनली, तो इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये भी जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें से सारे टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ ना कुछ हर टॉपिक में ऐसा है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप आराम से देखिएगा। फर्स्ट, Chandrayaan-3's pioneering finding. The article discusses the initial finding from India's Chandrayaan-3 mission, which marked a historic achievement by landing near the moon's south pole. इसने कहाँ लैंड किया? मून्स के साउथ पोल में। लास्ट ईयर ही लैंड किया था। A region previously explored by any lunar mission. किसी भी लूनर मिशन ने ये रीजन एक्सप्लोर नहीं किया था, इंडिया ने एक्सप्लोर किया है, तो उसी के बारे में हम Chandrayaan-3 की फाइंडिंग समझने वाले हैं। Nearly a year after Chandrayaan-3 successful landing on moon, Indian scientists have released finding from one of the rover instrument. rover मतलब जो वहां घूम रहा है, रोव कर रहा है, चल रहा है। These findings provide the first analysis of moon's southern latitude topsoil and lend support to hypothesis that the early lunar surface was covered by a molten sea. अब इसको समझते हैं। देखो, अगर इसको हम लोग मान लें कि अगर ये मून है, तो मून में ऐसे बीच में क्या होगा, कुछ इक्वेटोरियल प्लेसेस होंगे। इस साइड क्या होगा? इस साइड पोल होगा। इस साइड क्या होगा? इस साइड पोल होगा। अगर हम ऊपर वाले को नॉर्थ पोल माने, नीचे वाले को साउथ पोल माने, तो साउथ पोल के आसपास की फाइंडिंग हमें मिल रही है। और साउथ पोल में जो टॉप सॉयल है, ऊपर का सॉयल है, उस सॉयल, वो सॉयल कैसे बना है? वो सॉयल बना है मॉल्टन मैग्मा से। मॉल्टन सी था, कभी एक मैग्मा का वो ओशन हुआ करता था या सी हुआ करता था। धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई हुआ और सॉलिडिफाई होके क्या बना है? सरफेस बना है। तो ये हाइपोथेसिस लगाया जाता है मून के लिए, और जो अभी नई फाइंडिंग आई है उससे भी यह हाइपोथेसिस को थोड़ा सा बल मिला है। द डेटा फ्रॉम अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, अगेन अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसको हम APXS बोलेंगे आगे के डिस्कशन में। ऑल्सो ऑफर न्यू इंसाइट इनटू द मून्स एलिमेंटल कंपोजिशन, कि मून का एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है, मून किन किन एलिमेंट से मिलके बना है, ये अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से भी हमें पता चल रहा है। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? इज अ मोबाइल केमिकल लैब यूज्ड टू डिटेक्ट एलिमेंटल कंपोजिशन। मोबाइल मतलब मूव करता हुआ केमिकल लैब है। It is small and lightweight, ideal for a space mission to study the composition of rock and soil of celestial bodies. तो ये है APXS. चंद्रयान लैंडर I have seen as rover the APXS instrument. चंद्रयान रोवर पे भी ये APXS जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज किया गया है। तो ये जो है ये हमें डिटेल भेज रहा है वहां का सॉयल कैसा है, इन सब चीजों के बारे में। APXS का फाइंडिंग क्या है कि टेरेन जो है वो टेरेन यूनिफॉर्म है, टेरेन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। अगर हम टेरेन पे बहुत इधर उधर ट्रेवल करते हैं तो ये रिलेटिवली यूनिफॉर्म लगता है। लूनार मैग्मा ओशियन हाइपोथेसिस को बल मिला, जैसे मैंने अभी बताया कि लूनार जो है, लूनार मतलब मून का जो सरफेस है वो मैग्मा से मिलकर बना है। पहले वो मैग्मा का पूरा ओशियन ही हुआ करता था। अब ओशियन हुआ करता था तो मिनरल कंपोजिशन क्या है? मिनरल कंपोजिशन अनएक्सपेक्टेड है। Top soil in the lunar south pole region contains a higher than expected concentration of mineral. जो टॉप साइड है उस पे हायर देन एक्सपेक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ
मिनरल है, टिपिकली फाउंड इन द लोअर लेयर ऑफ द लूनर क्रस्ट। लोअर जो रीजन्स है, लोअर लेयर्स हैं लूनर क्रस्ट के, वहां पे जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन किस चीज का, मिनरल्स का, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या क्या मिनरल्स हैं और कैसे ये लूनर मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस कैसे आया कि अर्थ जो है, अर्थ से, है ना, टकराने के बाद अर्थ से एक एस्ट्रॉयड जो है टकरा गया था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद क्या बना, मून बना। मून जब बना तो इसका सरफेस क्या था, मॉल्टन मैग्मा था। मॉल्टन मतलब पिघला हुआ मैग्मा था। धीरे धीरे क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ और जो हेवियर मिनरल्स थे मून में वो क्या थे, ओलिवीन थे, पायरोक्सिन थे, वो सेटल डाउन होते रहे लोअर लेयर में ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल। लाइटर मिनरल जो थे वो अपर क्रस्ट में ऊपर की तरफ आते गए। चंद्रयान 3 फाइंडिंग सपोर्ट मॉडल्स सजेस्टिंग अ स्ट्रेटिफाइड लूनर क्रस्ट। लूनर क्रस्ट क्या है, स्ट्रेटिफाइड है। 80-90% ऑफ द अपर क्रस्ट कंपोज्ड ऑफ आयरन। अपर क्रस्ट का 80-90% आयरन से बना है, मैग्नीशियम से बना है, सॉलिड रिच रॉक से बना है। एंड लोअर क्रस्ट जो है वो मैग्नीशियम रिच रॉक से बना है। तो अपर क्रस्ट में क्या है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। लोअर में क्या है, मैग्नीशियम है। ये सारी चीजों से बन के मून बना हुआ है। ये सारी चीजें प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। डिस्कवरी ऑफ क्रिस्टल मिक्सिंग। क्रिस्टल मिक्सिंग कैसे होता है, एविडेंस ऑफ मिक्सिंग। द APXS data suggests that the lunar crust experienced some mixing between its layer, potentially caused by asteroid impact that formed the South Pole Aitken Basin, the largest and oldest basin on the moon। है ना, कि APX डेटा ये सजेस्ट करता है कि लूनर क्रस्ट ने एक्सपीरियंस किया मिक्सिंग बिटवीन इट्स लेयर, उसके लेयर के बीच में मिक्सिंग हुआ। एस्टेरॉयड इंपैक्ट की वजह से एस्टेरॉयड आके उसको हिट किया। एस्टेरॉयड हिट करेगा तो क्या होगा, क्रस्ट वरस्ट जो है एक आपस में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद ये फॉर्मेशन हुआ। खैर ये डेटा इतना रेलेवेंट नहीं है। जो इम्पैक्ट हुआ वो इम्पैक्ट क्या है, द SPA बेसिन। SPA मतलब साउथ पोल एटिकन बेसिन को क्या बोला जा रहा है, SPA, साउथ पोल। साउथ पोल के बाद जो बेसिन है उसको बोला जा रहा है SPA बेसिन, with a diameter of approximately 2500 km and depth of 6.2 to 8.2 km was likely formed 4.2 to 4.3 billion years ago। ये जो बेसिन है वो 4.2 से 4.3 billion ईयर अगो बना है। The impact might have excavated magnesium rich materials from the moon's deeper layer, spreading them across the surrounding areas as ejecta। मतलब जैसे ही यहाँ पे कोई आके टकराया, टकराने के साथ यहाँ जो मैग्नीशियम था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैग्नीशियम बाहर के साइड आ गया, भीतर से ऐसे निकल के इधर के साइड आ गया, इजेक्ट हो गया, है ना। तो ऐसा कुछ हाइपोथेसिस बता रहा है। चंद्रयान 3's लैंडिंग साइट लोकेटेड जस्ट 350 किलोमीटर फ्रॉम द SPA बेसिन रिम ऑफर अ प्राइम लोकेशन फॉर स्टडिंग द फेनोमेना। तो कैसे मून से आके एस्टेरॉयड टकराया होगा, कैसे ये बेसिन और क्रेटर बना होगा, कैसे मैग्नीशियम यहाँ से निकल के साइड साइड में आया होगा, ये स्टडी करने के लिए बेस्ट जगह पे हमारा रोवर जो है वो खड़ा है। चंद्रयान 3 फाइंडिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। द फाइंडिंग फ्रॉम चंद्रयान 3 मिशन आर सिग्निफिकेंट डिस्पाइट largely supporting existing model and hypothesis about moon composition and history. They are novel primarily because Chandrayaan 3 achieved a historic first। novel मतलब नया है। ये सारे फाइंडिंग नए हैं, भले ही हमारे पास पहले से हाइपोथेसिस था, थ्योरीज थी, बट अब हमारे पास डेटा है, अब हमारे पास रेलेवेंट डेटा है, रेलेवेंट चीजें हैं, रेलेवेंट फाइंडिंग्स है, जो पहली बार हमें मून के साउथ पोल से चीजें मिल रही हैं। साउथ पोल को एक्सप्लोर करने का ये मून चंद्रयान 3 का पायनियरिंग एक तरह से एफर्ट है। विथ प्रायर मिशन बाय अदर कंट्रीज हैव स्टडीड द लूनर टॉप सॉइल नियर द इक्वेटर। पहले के मिशन ने नियर द इक्वेटर टॉप सॉइल को स्टडी किया है, मिड लैटिट्यूड में भी किया है। हम लोग पोल्स पे कर पा रहे हैं, चंद्रयान 3 कहां कर पा रहा है, पोल्स पे। दिस मेक्स द फाइंडिंग यूनिक। तो ये हमारा जो फाइंडिंग होगा ये यूनिक होगा और काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगा। अगर टॉप सॉइल का एनालिसिस किया जाए, द रोवर कंडक्टेड मेजरमेंट विद इन अ 50 मीटर रेडियस ऑफ द लैंडिंग साइट covering various surfaces from smooth areas to the rim of small craters. The discovery that the top soil is relatively uniform in this region is particularly novel। टॉप सॉइल जो है वो यूनिफॉर्म है। ये जो डिस्कवरी हुआ ये एकदम से नया डिस्कवरी हुआ। अनलाइक अर्थ वेयर टेक्टोनिक एक्टिविटी क्रिएट्स
varied landscape, the uniformity of moon's surface near the landing site provide new insight into lunar geology. यूनिफॉर्मिटी जो है मून के सरफेस में, वो मून के जियोलॉजी में हमें नया इंसाइट देते हैं. सॉइल का मेजरमेंट हुआ. सॉइल मेजरमेंट 23 डिफरेंट स्पॉट पे किया गया है ना, जहां पे रोवर घूम रहा था वहां भी किया गया था. मार्किंग द फर्स्ट टाइम सच हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, मतलब बहुत ज्यादा मेजरमेंट ये सब कंडक्ट किए गए लूनर के आसपास. पहले भी अपोलो 16 मिशन, लूना 16 मिशन, चाइना का चांगी मिशन ने सैंपल्स वगैरह भेजे हैं. द एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन पीरियड ऑफ 31 आवर्स अक्रॉस 10 days अलाउड फॉर डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कलेक्शन. एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन जो है 31 आवर्स का, 10 दिन के अंदर उसने डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कलेक्ट करके दिए हैं. फ्यूचर मिशन पे क्या इम्पैक्ट होगा? फ्यूचर मिशन पे ये एक तो पहली बात है कि if the mixing of lunar crust layer was influenced by SPA basin impact and subsequent event, the APXS measurement from Chandrayaan 3 could serve as the first ground truth. अगर मून का जो लूनर क्रस्ट है एसपीए बेसिन के इम्पैक्ट से यहाँ मिक्सिंग हुई है, तो APXX का जो डेटा है, जो अपने रोवर का डेटा है, वो पहला ग्राउंड ट्रूथ दे रहा है. तो पहला ग्राउंड ट्रूथ जिससे कि मून का ओरिजिन और इवोल्यूशन को और समझने में हेल्प मिलेगा. और चूंकि हम लोग मून के साउथ पोल, लूनर के साउथ पोल तक हम लोग पहुंच चुके हैं, उस जगह को हम लोग यूज कर सकते हैं आगे का रिमोट सेंसिंग ऑपरेशन. रिमोट मतलब दूर, सेंसिंग मतलब सेंस कर लेना है ना. रिमोट सेंसिंग ऑपरेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं. सोर्स क्रेटर पेयरिंग ऑफ लूनर मेटेराइट्स. फ्यूचर मिशन नियर द साउथ पोल would also investigate the source crater pairing of lunar meteorite. सोर्स और क्रेटर पेयरिंग, जो सोर्स और क्रेटर पेयरिंग की बात हो रही है, जो आके टकराया, इन सब के बारे में भी आगे फ्यूचर स्टडीज भी कर सकता है. अगर इन शॉर्ट में आपको समझाऊं तो ये रहा मून पे साउथ पोल पे अपना चंद्रयान 3 गया. चंद्रयान 3 पे लगा हुआ था APXS डिवाइस, जो एक्सरे वगैरह मेजर करने वाला. उसने फाइंडिंग्स भेजे हैं. फाइंडिंग ये भेजे हैं कि यहाँ पे जो सॉयल है उसका कंपोजिशन क्या है, हैवी मिनरल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और अगर कहाँ यहाँ पे मेटेराइट इम्पैक्ट हुआ था तो उसका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ. ये सारी चीजें हमको इस टॉपिक से सीखने को, समझने को मिलता है. सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, द कर्स्क गैम्बिट, यूक्रेनियन टैक्टिक्स एंड बैटल रियलिटी. ये आर्टिकल द हिंदू का है और लिखा हुआ है हर्ष वी पंत का, जो वाइस प्रेसिडेंट है ORF के, है ना, और साथ में कार्तिक बोमनकंटी का भी लिखा हुआ है. तो हर्ष वी पंत एक काफी रिनाउंड ऑथर है और काफी रिनाउंड एक्सपर्ट है इंटरनेशनल रिलेशन को लेके. हर्ष वी पंत द हिंदू में, और अगर C राजा मोहन लिखे इंडियन एक्सप्रेस में, तो IR के आर्टिकल्स जो होते हैं ये लोग काफी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं. तो इस आर्टिकल को हम लोग समझते हैं. द आर्टिकल एग्जामिन्स द स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन ऑफ यूक्रेन बोल्ड इनकर्सन इनटू रशिया. यूक्रेन जो है वो रशिया में घुस गया है ना. यूक्रेन की आर्मी रशिया में इंट्रूड कर गई है, इनकर्स कर गई है, और रशिया के किस रीजन में की है? कर्स्क रीजन में की है. तो प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्स्क रीजन और उसके आसपास का जो लोकेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. which aims to force Russia to redirect its resources and demonstrate Ukraine capability to its western allies. अब इसका समरी जो है इस पूरे आर्टिकल का उस कंटेक्स्ट में ही आ गया है ना, कि अगर यूक्रेन कर्स्क रीजन में घुसा है रशिया में, और रशियन आर्मी कहाँ लड़ रही है? यूक्रेन में लड़ रही है, तो रशिया को अपने आर्मी को वापस से मैनेज करना पड़ेगा, कुछ आर्मी वापस से कर्स्क रीजन पे भेजना पड़ेगा. तो एक तो रशिया को एक चीज करना पड़ेगा, दूसरा यूक्रेन के जो एलाइज हैं, फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन एलाइज, US हो गया, UK हो गया, इन लोगों को लगेगा कि हाँ यूक्रेन में भी दम है और उसका वो हेल्प करते रहेंगे. दोनों तरीके से यहाँ पे थोड़ा यूक्रेन को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. यूक्रेनियन ऑफेंसिव इनटू कर्स्क. यूक्रेन हैज एग्जीक्यूटेड अ बोल्ड ऑफेंसिव इनटू रशियाज कर्स्क रीजन, कैप्चरिंग सेवरल 100 रशियन सोल्जर. बताओ, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ रशियन सोल्जर को ही इन्होंने कैप्चर कर लिया है. This move by the Zelensky administration is notable as it marks one of the few instances since World War II where a country has invaded Russia territory. रशिया की टेरिटरी के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद घुसने वाला ये वन ऑफ द वेरी फ्यू इंस्टेंस में आता है. मतलब इतना डेयरिंग करना और इतना ऑपरेशनल एबिलिटीज रखना कि रशिया को इन्वेड कर जाना.
द ऑफेंसिव प्लान इन सिक्रेसी एक्सप्लॉइटेड द रिलेटिवली वीक डिफेंस ऑफ कर्स्क। कर्स्क रीजन का जो डिफेंस था वो वीक था, इसको बहुत अच्छे से प्लान करके इन्वेड किया गया। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो कर्स्क रीजन है उसमें जो पोक्रोवोस्क है उसका जो है ना जो यूक्रेनियन साइड में पोक्रोवोस्क है उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। क्वीव फेसेस सिग्निफिकेंट प्रेशर फ्रॉम रशियाज ऑनगोइंग ऑफेंसिव विथ यूक्रेन। रशिया जो है ऑफेंसिव पॉलिसीज लगा रहा है, यूक्रेन पे बम मार रहा है, यूक्रेन को और ज्यादा कैप्चर करते जा रहा है। यूक्रेनियन सिटी ऑफ पोक्रोवोस्क, अ क्रूशियल लॉजिस्टिक हब, इज अंडर सीज फ्रॉम एडवांसिंग रशियन फोर्सेज। यूक्रेन का सिटी है पोक्रोवोस्क, उसको रशियन फोर्सेज ने सीज किया हुआ है। यूक्रेनियन फोर्सेज आर बीइंग ऑर्डर्ड टू विड्रॉ फ्रॉम पोक्रोवोस्क। यूक्रेनियन फोर्स को बोला जा रहा है कि यहां से विड्रॉ कर जाओ, पोटेंशियली लीडिंग टू अ मेजर ब्रेक थ्रू फॉर रशिया एंड थ्रेटनिंग द एंटायर डोनेट्स्क रीजन। जो यूक्रेन का डोनेट्स्क रीजन है उसको और ज्यादा थ्रेटनिंग मिल रहा है, उसमें रशिया तो घुसा हुआ है ही, और वहां से पूरी तरह से ही यूक्रेनियन आर्मी को लोग निकालने की बात कर रहे हैं। ये जो है यूक्रेन के अंदर ये है पोक्रोवोस्क रीजन। कुर्स्क रीजन जो था वो तो कहां पे है, ये रशिया के अंदर है कुर्स्क रीजन, ठीक है। और पोक्रोवोस्क कहां है, ये यूक्रेन के अंदर है। डोनेट्स्क रीजन कहां है, ये भी यूक्रेन के अंदर वाले रीजन। ये रेड वाला इलाका जो आप देख रहे हो इसको रशिया ने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है। इनफैक्ट मोर देन 20% ऑफ यूक्रेन इज नाउ कैप्चर्ड बाय रशिया, है ना। रशिया का मिलिट्री कंट्रोल है इन रीजन पे, देखो रशियन मिलिट्री कंट्रोल इन रीजन पे है। क्लेम्ड रशियन कंट्रोल, जो येलो दिख रहा है वहां पे रशियन कंट्रोल क्लेम्ड है। हेल्ड और रीगेन्ड बाय यूक्रेन, ये वाला एरिया वापस से यूक्रेन ने रीगेन किया, यहाँ पे रीगेन किया, ठीक है। लिमिटेड रशियन मिलिट्री कंट्रोल जो है वो ये शेडेड रीजन में है, बट रशिया काफी हद तक अंदर घुस चुका है यूक्रेन के अंदर। अब जो कर्स्क रीजन को यूक्रेन ने इन्वेड किया है उससे क्या फायदा हो रहा है यूक्रेन को। द यूक्रेनियन अटैक इनटू कर्स्क एम्स टू फोर्स रशिया टू डाइवर्ट रिसोर्स फ्रॉम द फ्रंट लाइन इन द यूक्रेन। यूक्रेन में जो रशियन फोर्सेस घुसे उनको वापस बुलाना, रशिया के ऑफेंस को वीक करना, ये यूक्रेन का टारगेट है। However, Ukraine must weigh the risk of a concentrated Russian counterattack given Russia's superior mass and power. But obviously रशिया को छेड़ा गया है यूक्रेन के द्वारा, तो रशिया और ज्यादा वायलेंट होकर कंसंट्रेटेड अटैक किसी एक जगह पे कर सकता है। क्वीव फेसेस अ क्रिटिकल डिसीजन whether to advance further into Russian territory or consolidate its current gain। अब क्वीव मतलब यूक्रेन के पास एक अगला चैलेंज ये है कि और अंदर तक रशिया में घुसना है कि जितना एरिया एक्वायर कर लिया उसी को कंसोलिडेट करके रखना है, पकड़ के रखना है। रशिया रिस्पॉन्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, रशिया रिमेन्स रेजोल्यूट इन इट्स ऑफेंसिव एफर्ट एंड शोज नो साइंस ऑफ ईजिंग इट्स कैंपेन। जो डोनेट्स्क को कम अगर पकड़ के रखा है रशिया ने, उसको ईज करने का बिल्कुल रशिया का मूड नहीं है। मॉस्को माइट बी बैंकिंग ऑन अचीविंग सब्सटैंशियल टेरिटोरियल गेन्स। मॉस्को फिर भी सोच रहा है कि और ज्यादा टेरिटोरियल गेन कर सके, इंक्लूडिंग द प्रोबेबल कैप्चर ऑफ पोक्रोवोस्क, मतलब और ज्यादा कैप्चर कर सके किसका, पोक्रोवोस्क का भी, वाइल कंसीडिंग लिमिटेड गेन। कर्स्क को अगर थोड़ा बहुत रशिया लूज भी करता है तो रशिया के लिए कोई ऐसा लॉस देखने में नहीं आ रहा है। मॉस्को स्टैंड्स एन इम्पैक्ट ऑफ यूक्रेनियन गेन, रशियन रेस्पॉन्स टू यूक्रेनियन एडवांसेज। रशियन टेक ओवर ऑफ पोक्रोवोस्क कुड सेट द स्टेज फॉर ए न्यू ऑफेंसिव विद इन यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर एक नया ऑफेंसिव का यहाँ पे जन्म होगा। डिस्पाइट यूक्रेनियन गेन्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1000 स्क्वायर किलोमीटर इन कर्स्क, मॉस्को रिमेन्स लार्जली फोकस्ड ऑन ईस्टर्न यूक्रेन। मॉस्को कहाँ फोकस करेगा, ईस्टर्न यूक्रेन पे, वेयर इट कंट्रोल्स अबाउट 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, है ना। सोचो कितना, सिर्फ 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 1000 मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 35 के आसपास आएगा। 33 इंटू 33 किलोमीटर का एरिया ही एक्वायर किया है किसने, यूक्रेन ने, जबकि रशिया ने 1 लाख स्क्वायर मीटर जो है, किलोमीटर जो है वो इन्वेड किया है, कंट्रोल किया है किसके अंदर, यूक्रेन के अंदर। रशिया हैज शोन मिनिमल रेस्पॉन्स टू यूक्रेन इनकर्सन, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाया, मेनली रीएलोकेटिंग सम इरेगुलर एंड रेगुलर फोर्सेस फ्रॉम खार्किव टू काउंटर यूक्रेनियन पोस्ट पोजीशन इन कर्स्क। कर्स्क को काउंटर करने के लिए बहुत इंटरेस्ट रशिया ने नहीं दिखाया है। मॉस्को का स्ट्रेटजी क्या है, इन्वॉल्व कंसोलिडेटेड गेन्स इन ईस्टर्न यूक्रेन, यूक्रेन में जो गेन हो उसको कंसोलिडेट करना, विथ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स टू यूक्रेन इनकर्जन एक्सपेक्टेड टू डेवलप ओवर टाइम ही दिखेगा कि रशिया और क्या काम करने वाला है। क्विब जो है, क्विब मतलब यूक्रेन का टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग क्या है, ये है पहले तो
अपना यूक्रेन की कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना, यूएस और बाकी वेस्टर्न एलाइज को दिखाना कि हम काबिल हैं, हमें कंटिन्यूअस सपोर्ट चाहिए और हमें करते रहो। This show of strength is intended to convince Western patron of Ukraine potential to influence the conflict and ultimately achieve a favorable settlement. Favorable settlement मिलेगा किसको? यूक्रेन को। A resolution to the conflict is unlikely in the immediate future. Immediately रशिया यूक्रेन का कोई immediate conclusion दिख नहीं रहा है। Potentially extending into early next year. ये वॉर जो है early next year तक भी जाएगा, ऐसा आराम से दिखाई दे रहा है। Risk and uncertainties from Kyiv. Kyiv faces risk from deepening its incursion into Russian territory. Kyiv uncertainty फेस कर रहा है कि अपना जो incursion है वो और रशियन टेरिटरी में है ना। Kyiv faces risk from deepening its incursion into Russian territory, कि और ज्यादा रशिया के अंदर घुसना है, ओवर स्ट्रेस करना है कि नहीं। यहाँ पे यूक्रेन को जो है, यूक्रेन को अभी सोचना पड़ेगा। यूक्रेन को शायद अंदर नहीं घुस पाए क्योंकि उसको अपने भी एरियाज को बचा के रखने होंगे। द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ द कर्स इनकर्सन विल बिकम क्लियर एज द सिचुएशन इवॉल्व। लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे ही पता चलेगा। थर्ड टॉपिक की बात करें वो है वैक्सीन डेराइव पोलियो। पोलियो जो वैक्सीन से डेराइव हो जा रहा है ना, ये कहाँ देखने के लिए मिला है? 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड में देखने के लिए मिला है, तिक्रिकिला मेघालय में देखने के मिला है। वैक्सीन से एक बच्चे को क्या हो गया? पोलियो हो गया। रिसेंट केस है और ये डिटेक्ट कहाँ हुआ? क्योंकि इस मेघालय के पास में ही आसाम का ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है ना। वहां के हॉस्पिटल में ही सिम्टम दिखा, सिम्टम एक्यूट फ्लैसाइड पैरालिसिस का दिखा, जो कि पोलियो की वजह से होता है। ऑफिशियल्स इन वेस्ट गारो हिल्स आर ऑन हाई अलर्ट। ऑफिशियल जो है हाई अलर्ट पे है इस केस के बाद। डेफिनेशन क्या है? वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो अकर्स व्हेन द वीकेंड स्ट्रेन ऑफ पोलियो वायरस यूज्ड इन ओरल polio vaccine mutates and regain the ability to cause paralysis. वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस तब आता है ना, when the weakened strain of polio virus, जब पोलियो वायरस का वीकेंड स्ट्रेन ओरल पोलियो वैक्सीन में इंट्रोड्यूस होता है, म्यूटेट होता है और अपना गेन को क्या करता है? वापस से गेन करता है। वापस से सुनते हैं इस चीज को। देखो, पोलियो वायरस जो होता है, पोलियो वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? वैक्सीन लेते हैं। उसमें एक वैक्सीन होता है वीकेंड स्ट्रेन ऑफ पोलियो वायरस। वीकेंड वैक्सीन होता है, मतलब इसमें क्या करते हैं? जो पोलियो वायरस है उसको वीक कर देते हैं। पहले पोलियो वायरस को वीक करने को ही बोलते हैं एटेन्यूएट कर देना। वीक कर देते हैं कि जो सेट की वो स्प्रेड नहीं कर पाए और ज्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाए। फिर इस वीकर पोलियो वायरस को ओरली मतलब जैसे आप वैक्सीन के ड्रॉप्स पिलाते हुए देखते हो, ओरली बच्चों को पिलाया जाता है ना। तो अब बच्चों में इस पोलियो वायरस को लेकर के डेवलप हो जाता है इम्यूनिटी, क्योंकि जो वायरस आया, वीकेंड वायरस था, वो कुछ कर नहीं पाएगा। बट ये वीक वायरस का एक रिस्क रहता है। रिस्क ये हो सकता है कि ये म्यूटेट कर जाए, म्यूटेट करके स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रांग होके और ज्यादा पोलियो वायरस में कन्वर्ट हो जाए। ओपीवी कंटेंट्स अ लाइव, जो ये ओरल पोलियो वैक्सीन होता है उसमें लाइव जिंदा वायरस होता है, लेकिन कमजोर करके दिया हुआ होता है, एटेन्यूएटेड, दैट स्टिमुलेट्स एन इमेंस immune response to protect against polio. The virus replicates in the intestine and is excreted in stool. In rare cases, virus can mutate. Again, in rare cases, but rare case तो है, वही rare case दिखाई दे रहा है. Causing disease again and spreading in areas with low immunization. जहाँ immunization low है, sanitation low है, ठीक है, क्योंकि ये स्टूल के थ्रू बाहर आता है, तो वहां पे ये जो है, और जो लोगों का इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है वैसे इंडिविजुअल में फैलने का चांस ज्यादा रहता है। पोलियो का सिम्टम मेनली तो पैरालिसिस होता है, बाकी ये सारे हेडेक, वोमिटिंग, फीवर, फटीग, डायरिया, सोर थ्रोट, नेक स्टिफनेस, सारी चीजें आ सकती हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? WHO, द वायरस इज क्लासिफाइड एज सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। वैक्सीन से जो पोलियो वायरस होता है उसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस इफ इट इज डिटेक्टेड इन मल्टीपल सोर्सेस ओवर टाइम शोइंग एविडेंस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अगर मल्टीपल सोर्सेस से ये डिटेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब कम्युनिटी में क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है। पोलियो वायरस के टाइप क्या है? पोलियो वायरस आर इंट्रोवायरस प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू फीसल ओरल रूट है ना, मतलब एक्सक्रीटा जो होता है, मलमूत्र जो होता है,
उस रूट से वहां पानी वानी में मिलकर उस रूट से ये ट्रांसफर हो रहा होता है। तो खासकर पुअर हाइजीन वाले जगह पे होने के चांसेस ज्यादा है। देयर आर 3 टाइप्स, वाइल्ड पोलियो वायरस उसको बोलते हैं टाइप 1, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 एंड वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3। ऑल टाइप्स प्रेजेंट आइडेंटिकली इन सिम्टम, सिम्टम में सब क्या है, आइडेंटिकल है। पोलियो वैक्सीन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल मतलब ओरली पिला दिया जाता है। ओरली क्या, इसमें वैक्सीन में वायरस कैसा होता है, लाइव होता है, जिंदा वायरस होता है, लाइव लाइव बट कमजोर किया हुआ होता है, जो ओकेजनली जो है, ओकेजनली रेयरली ओकेजनली पैथोजेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। बट पहले एक वैक्सीन था वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन था। इनएक्टिवेटेड मतलब वहां पोलियो वायरस लाइव नहीं है, वो कन्वर्ट नहीं हो सकता डिजीज में, जोनास साल्क्स आईपीवी। ये अर्ली 1950s में डेवलप किया गया था। दिस वैक्सीन यूजेस फॉर्मल्डिहाइड टू इनएक्टिवेट द पोलियो वायरस। फॉर्मल्डिहाइड को यूज किया जाता था। फॉर्मल्डिहाइड एक केमिकल है, आई रिपीट, फॉर्मल्डिहाइड एक केमिकल है, उसको दिया जाता था पोलियो वायरस को इनएक्टिवेट करने के लिए एंड इज एडमिनिस्टर्ड वाया इंजेक्शन। इंजेक्शन लगा के ये पोलियो वैक्सीन दिया जाता था, जिससे ये सिस्टमिक इम्यूनिटी बॉडी में प्रोड्यूस करता था, पोलियो के रिस्क से, डिजीज से बचाता था। अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो जो ओपीवी है, जो ओरली आजकल पिलाया जा रहा है, वो प्रीफर्ड है क्योंकि ये इजी है, इजी टू प्रोड्यूस है, कॉस्ट इसका क्या है, काफी कम है, बट कैरीज अ रिस्क, बट साथ में यहाँ रिस्क भी है। आईपीवी सेफर है, सेफर है ना। यहाँ पे वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस जो है उसका चांस नहीं है, बट ऊपर वाले में है, बट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली टू प्रोड्यूस। बट पहला वाला जो आईपीवी है ये कॉस्टली टू प्रोड्यूस भी होता है। ग्लोबल प्रोग्रेस, eradication of WPV2 and WPV3, WHO declared WPV2 eradicated in 2015 and WPV3 in 2019। WHO ने डिक्लेयर किया कि WPV2 और WPV3 दोनों क्या है, अब दोनों इराडिकेट हो गए हैं। वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो आउटब्रेक, ओवर 90% ऑफ दीज आउटब्रेक्स आर ड्यू टू टाइप 2 वायरस इन ओपीवी। 90% आउटब्रेक किसकी वजह से हैं, टाइप 2 वायरस की वजह से हैं। VAPP, a rare side effect of OPV is significant of type 2 OPV, है ना। तो जनरली एग्जाम में आपको ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, इसके पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम है, इतना याद नहीं रहेगा। बट वायरस कौन सा है, वैक्सीन कौन सा है, ये आपको याद होना चाहिए। रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, शिफ्ट टू बाईवैलेंट ओपीवी। ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वायरस। इन 2016 a switch from trivalent to bivalent OPV was made to reduce type 2 VDPV outbreak, है ना। तो यहाँ पे एक शिफ्ट किया गया 2016 में कि वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस में क्या आ जाए, कमी आ जाए। नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन, नोवेल मतलब नया, जेनेटिकली मॉडिफाइड टाइप 2 OPV रिसिव्ड WHO प्री क्वालिफिकेशन in December 2023. It is less likely to revert to a neurovirulent form, जिसमें चांसेस और कम हो जाएगा कि वैक्सीन डेराइव्ड जो है पोलियो वो बच्चों को हो, है ना। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। अ लुक एट ऑन गोइंग इंडियन स्पेस मिशन। इंडिया का स्पेस मिशन क्या क्या है, कौन कौन सा है, वो सारा हम समझने की कोशिश करते हैं। The article provides an update on recent and ongoing space mission by ISRO. It highlights key achievement and activities from past year, including successful launches and tests. पूरा इसरो के बारे में आर्टिकल बताएगा, इसरो ने क्या क्या काम किया पास्ट में, अभी क्या क्या काम कर रहा है और आगे क्या क्या काम करने वाला है। इंपॉर्टेंट, इसरो कब फाउंड हुआ था, 15 अगस्त 1969 को फाउंड हुआ था। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, फाउंडर थे विक्रम साराभाई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये किसके अंदर आता है, इंडिया नेशनल स्पेस एजेंसी। किसके अंदर काम करता है, इट ऑपरेट्स एज द प्रिंसिपल रिसर्च एंड डेवलपमेंटल आर्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, which is directly overseen by Prime Minister of India, with the chairman of ISRO also serving as the chief executive of Department of Space. Overview of ongoing Indian space mission. इंडियन स्पेस मिशन का ओवरव्यू क्या है। आफ्टर अ हाईली एक्टिव 2023, ISRO has continued to work on various space mission despite the relative quiet Sriharikota, India's primary spaceport. Quiet Sriharikota स्टार्टिंग में है ना, रिसेंटली जो है 2023 में इसरो काफी हाईली एक्टिव रहा है।
और काफी चीजों पे वर्क किया है, बट अभी थोड़ा सा काम थोड़ा स्लो चल रहा है। सक्सेसफुल लॉन्च हमने किया चंद्रयान 3 का। ये चंद्रयान 3 मिशन हमने कब लॉन्च किया? लास्ट ईयर अगस्त 23 एज इंडियाज नेशनल स्पेस डे। इंडिया का नेशनल स्पेस डे हम लोग कब मनाते हैं? अगस्त 23 को। इसरो हैज लॉन्च सेवरल की मिशन ईच कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, है ना। चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस के बाद अगस्त 3 को इंडिया नेशनल स्पेस डे हम लोग बोल रहे हैं। पास्ट ईयर से इसरो का क्या अचीवमेंट रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं। पास्ट ईयर में, लास्ट ईयर की बात पहले कर लो। लास्ट ईयर में इंडिया सोलर साइंस मिशन आदित्य 11, आदित्य मतलब सोलर फ्लेक्स जो होते हैं, सन के एनर्जी और सन के रिलेटेड जो भी डेटा हमें चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आदित्य 11 मिशन भेजा गया। ठीक है, इसका लॉन्च लास्ट ईयर हुआ था। लॉन्च डेट याद रखने की जरूरत नहीं होती, बट इन रेयर केसेस एपीएससी और यूपीएससी कैन आस्क अबाउट लॉन्च डेट। ईयर तो आपको पक्का पता होना चाहिए। अगर ईयर के साथ आपको मंथ भी पता है तो अच्छी बात है, बट ईयर तो पूछा जा सकता है। मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्टडी द सन फ्रॉम द फर्स्ट अर्थ सन लैग्रांजेस पॉइंट। अर्थ सन लैग्रांजेस पॉइंट मतलब देखो, अगर हम बात करें सन के राउंड, तो सन के राउंड ऐसे, और सन और अर्थ के बीच में ऐसे 5 पॉइंट हो सकते हैं जहां पे कोई ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट जो है बैलेंस रहे, ना उसको ग्रेविटी अर्थ की तरफ खींचे ना उसको सन की तरफ खींचे। वही 5 पॉइंट को हम लैग्रांजेस पॉइंट बोलते हैं। उसमें L1 क्या है? एक लैग्रांजेस पॉइंट है ना। जैसे आप बॉल को ऊपर फेंकोगे, ऊपर से नीचे गिरेगा बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी। तो वैसे ही अगर सन के नजदीक कोई बहुत ज्यादा चला गया, सन का ग्रेविटी खींच लेगा। अर्थ के नजदीक होगा तो अर्थ का ग्रेविटी खींच लेगा। बीच वाले पॉइंट्स जहां पे स्टेबिलिटी मिले उसको बोलते हैं लैग्रांजेस पॉइंट। माइलस्टोन क्या है? एंटर्ड ऑर्बिट अराउंड L1 ऑन 6 जनवरी 2024। फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट किया जुलाई 2 को। कोलैबोरेटेड विद ग्राउंड ऑब्जर्वेशन एंड लूनर ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी अ सोलर स्टॉर्म। सोलर स्टॉर्म को भी स्टडी किया। ये बात है इंडिया सोलर मिशन आदित्य 11 की। थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गगनयान के बारे में बात करते हैं। गगनयान का मिशन डेट कब था? 21 अक्टूबर 2023। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? डेमोन्स्ट्रेट द क्रू एस्केप सिस्टम। क्रू जैसे कि मान लो 2-4 लोग जा रहे हैं, है ना, स्पेस क्राफ्ट में, स्पेस फ्लाइट में, स्पेस क्राफ्ट में। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में कौन जा रहा है? ह्यूमन लोग जा रहे हैं। ह्यूमन लग जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ह्यूमन लोग को सेफली बचाना भी तो है। वो ह्यूमन लोग को क्या बोलोगे आप? क्रू बोलोगे। तो क्रू को स्केप कराना है, स्केप इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो इसका टेस्टिंग पहले से हो जाना चाहिए। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ क्यू स्पेस स्केप सिस्टम, इंडिया के गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के तहत। और क्या क्या अचीवमेंट है? सक्सेसफुल एबॉर्ट मिशन। एबॉर्ट मतलब मिशन स्टार्ट हुआ फिर एबॉर्ट कर दो। एबॉर्ट क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया। यूजिंग अ टेस्ट व्हीकल विथ अ मॉडिफाइड L40 विकास इंजन। तो सारा टेस्टिंग करके तब ह्यूमंस को भेजेंगे। क्रू मॉड्यूल डीसेलरेटेड एंड सेफली स्प्लैश डाउन इन द बे ऑफ बंगाल। क्रू मॉड्यूल को डीएक्सेलरेट करके धीरे धीरे बे ऑफ बंगाल में स्प्लैश कर दिया गया, वहां से उनको बचाया जा सकता था। रिकवरी ऑफ द क्रू मॉड्यूल बाय INS शक्ति। वहां इंडियन नेवी मसल ने उस क्रू मॉड्यूल को, जिसमें लोग हो सकते थे नहीं, वहां से रिकवर कर लिया। तो ऐसे इंसानों की जान बचाई जा सकती है अगर उनको स्पेस फ्लाइट में बेचा जाए। तो इसका एक सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है ना। ये रहा आपका आदित्य 11, और पास जाएगा, जल जाएगा, सूर्य उसको बुला लेगा। ये है आपका, इसको हम मान सकते हैं एक्सपोसैट एक्सरे पोलारीमीटर। ये एक दूसरा वर्क है इसरो का, एक्सपोसैट जिसको बोल सकते हो, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। इसका लॉन्च कब हुआ? जनवरी 1 को इस साल। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम वेरियस सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट। प्रीलिम्स के लिए ये हाईली इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। प्रीलिम्स के लिए अगला जो भी प्रीलिम्स आएगा यूपीएससी एपीएससी का, उसके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम वेरियस सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज है? एक्सपेक्ट एंड पोलिक्स began operating on January 5 and 10 respectively. सिग्निफिकेंस क्या है? सेकेंड स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी ऑफ इट्स काइंड। पहला किसका था? नासा का था। नासा का स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी था। अब ये किसका है? इंडिया का है। ठीक है, तो रेडिएशन को, पोलराइज रेडिएशन को पढ़ने का काम इसका होगा एक्सरे पोलारीमीटर का। इनसैट 3DS मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट। लॉन्च डेट 17 फरवरी 2024। मिशन ऑब्जेक्टिव क्योंकि इसी साल लॉन्च हुए, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। प्रोवाइड मीटियोलॉजिकल डेटा टू इंप्रूव वेदर। वेदर फोरकास्टिंग को इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका डेटा देगा।
इंपॉर्टेंस क्या है कि प्रीकर्सर मिशन टू द अपकमिंग नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार मिशन 2025 में लॉन्च होने वाला है, इसरो नासा मिलकर लॉन्च करेंगे। इसका एक तरह से प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर मतलब पहले से भेजा हुआ मिशन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसैट 3DS मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। RLVTD रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जिससे कि सैटेलाइट लॉन्च किया जा सके, रीयूजेबल मतलब दोबारा यूज किया जा सके। टेस्ट डेट मार्च 22 जून 7 2024। नाम भी है RLVTD। कंडक्ट लैंडिंग एक्सपेरिमेंट विथ अ डाउन स्केल वर्जन ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था? पुष्पक। उस पर टेस्ट किया गया, लैंडिंग का टेस्ट वगैरह किया गया। टेस्टेड लैंडिंग फ्रॉम 500 मीटर ऑफ द डेजिग्नेटेड पाथ, ये सब टेस्टिंग हुआ। आउटकम क्या हुआ? सक्सेस इन द टेस्ट पेव्ड द वे फॉर ऑर्बिटल रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट। तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कब टेस्ट डेट था, मेन काम क्या है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देखो बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं, बड़े सैटेलाइट, छोटे सैटेलाइट। तो स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक लॉन्च व्हीकल चाहिए, उसका भी लॉन्च डेट था 16 अगस्त। मिशन ऑब्जेक्टिव प्लेस EOS एंड SR0 डेमोसैट सैटेलाइट इन ऑर्बिट। आउटकम क्या निकला? सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ थर्ड एंड फाइनल डेवलपमेंट फ्लाइट। सिग्निफिकेंस क्या निकला? मार्क द SSLV डेवलपमेंट एज कंप्लीट एंड रेडी फॉर इंडस्ट्री ट्रांसफर, इंडस्ट्री ट्रांसफर के लिए रेडी है। तो क्या आपको ये सब चीज जानना है? बेसिक चीजें जाननी है, लॉन्च डेट वगैरह, मेन काम क्या करता है, नाम, आपको 3 चीजें जाननी है, नेम है ना, लॉन्च डेट और मेन इसका बेसिक काम क्या है ना, मेन बेसिक पर्पस क्या है। ये 3 चीजें आपको ये सारे इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। SSLV के बारे में थोड़ा ज्यादा पता होना चाहिए। SSLV के बारे में मैंने प्री सिक्योर में भी आपसे क्वेश्चन कराए हैं, उसको भी आप देखते रहिए। फर्स्ट स्टेज में भी सॉलिड मोटर होता है, फिर आगे भी इसमें सेकेंड स्टेज में भी सॉलिड मोटर होता है, थर्ड स्टेज में भी सॉलिड मोटर होता है, फिर फाइनल जो होता है, फाइनल में जाके थोड़ा लिक्विड वाला काम यहाँ पे आता है। सॉरी, ये बात हुआ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। फिर आगे की बात करते हैं, ये सारे सैटेलाइट्स और मिशंस इसरो ने लॉन्च किए हैं। इसरो ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी बनाए हैं, डिपार्टमेंट्स, जिसमें इसरो का एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है NSIL, ये पहले बनाया है। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो का ही एक विंग है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इनकॉर्पोरेटेड एज न्यू कॉमर्शियल आर्म। एक कॉमर्शियल आर्म है, कॉमर्स को बढ़ावा देगा, बिजनेस को बढ़ावा देगा। टू हार्नेस इंडियाज स्पेस पावर कॉमर्शियली, टू टैप द बेनिफिट ऑफ R&D कैरिड आउट बाय इसरो। इसरो कुछ R&D कर रहा है, उसको सेल करके पैसा बनाया जा सके। टू स्पीयरहेड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ लॉन्च व्हीकल, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग ऑफ स्पेस प्रोडक्ट। जो भी स्पेस प्रोडक्ट, जो भी रिसर्च इसरो कंडक्ट करता है उसको मार्केट किया जा सके, उससे पैसा बनाया जा सके, इसीलिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बना है। In December 2023, ISRO Chairman S. Somnath unveiled a 25-year roadmap extending to 2047, emphasizing Gaganyaan and lunar exploration, which includes plan for an Indian lunar landing by 2040, जिससे कि इंडियन लूनर लैंडिंग हो सके, कब तक हो सके? 2040 तक हो सके। गगनयान, इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट, इसरो इज एक्टिवली ट्रेनिंग इट्स एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स और गगन यात्रीज फॉर स्पेस फ्लाइट। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स revealed by Prime Minister Modi on February 27 are Wing Commander Shubhanshu Shukla, Group Captain Prashant Nayyar, Ajit Krishnan and Angad Pratap। ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ना, कि गगनयान में किसको किसको लेके जाना है। ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग। Shubhanshu Shukla and Prashant Nayyar have traveled to the US for advanced training ahead of the mission to the International Space Station scheduled for 2025। 2025 के लिए शेड्यूल्ड है। एक्सियोम स्पेस इसको कंडक्ट करेगा, नासा एंड स्पेस एक्स का इनपुट रहेगा। अबॉर्ट टेस्ट, इसरो प्लान्स एटलीस्ट 4 मोर अबॉर्ट टेस्ट यूजिंग इट टेस्ट व्हीकल बिफोर द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट। पहले क्रूड फ्लाइट के पहले 3 घंटे का टेस्ट चाहिए विद द फर्स्ट अनक्रूड गगनयान फ्लाइट एक्सपेक्टेड इन लेट 2024। फर्स्ट अनक्रूड गगनयान, अनक्रूड मतलब कोई नहीं जाएगा उसमें, टेस्ट के लिए किया जाएगा, वो लेट 2024 में इस साल एक्सपेक्टेड है। फ्यूचर प्लान क्या है? रोड मैप इंक्लूडिंग बिल्डिंग एन इंडियन स्पेस स्टेशन। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, स्पेस में एक स्टेशन है, वैसे इंडियन स्पेस स्टेशन को बिल्ड करना है जिसका नाम होगा
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। देखो कितना आगे हम लोग पहुंचने वाले हैं आगे। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को भी प्रिपेयर करना है। इसरो इज डेवलपिंग द नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल टू सपोर्ट हेवियर पेलोड, हेवियर ऑब्जेक्ट्स को भेजने के लिए लूनार प्रोग्राम में, है ना। अभी लूनार पे अपना क्या गया है, रोवर गया है, बहुत छोटा है। स्पेस स्टेशन पे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जाते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट भेजने के लिए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रिपेयर किया जा रहा है। इसरो प्लान्स टू फेज आउट जीएसएलवी एंड एनजीएलवी इज ऑपरेशनल। पुराने जो लॉन्च व्हीकल है जीएसएलवी एनजीएलवी उसको फेज आउट, हटाना चाहती है इसरो। पीएसएलवी इज ऑलरेडी बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ए प्राइवेट कंसोर्टियम। पीएसएलवी अब प्राइवेट पार्टी बना रही है। सेमी क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक मतलब आइस होता है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट इसरो कर रही है। इसरो इज एनहांसिंग LMVM-3 रॉकेट GSLV Mark 3 with a semi cryogenic engine successfully conducting pre-burner ignition test in May 2024। ठीक है, SLV, ASLV, PSLV, GSLV, PSLV पोलर, GSLV जियोसिंक्रोनस, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV मतलब, ठीक है। तो ये सब जो है ये धीरे धीरे अपग्रेड करते गया। ये लॉन्च व्हीकल्स हैं जिससे सैटेलाइट क्या किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। हम धीरे धीरे लॉन्च व्हीकल्स इंडिया में और ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। NSIL मिशन एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो क्या क्या कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा है। एक तो कर रहा है GSAT-20 GSAT N2 सैटेलाइट। NSIL हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद SpaceX टू लॉन्च द GSAT N2 satellite in August, as LMV-3 cannot currently handle this 4700 टन पेलोड। हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल है वो 4700 टन का पेलोड नहीं सह सकता, इसलिए SpaceX जो इलोन मस्क की कंपनी है उसके साथ यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, NSIL is seeking to produce LMV-3 through public private partnership and has signed a launch service agreement with Australian space company। लॉन्च सर्विस के लिए ऑस्ट्रेलियन स्पेस कंपनी का यूज किया जाएगा। इन सब कोलैबोरेशन से फायदा क्या होगा, इसरो का डेमोन्स्ट्रेशन बढ़ेगा, इसरो के पास पैसे बढ़ेंगे, रिसर्च और ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा, और वर्ल्ड में स्पेस एक्सप्लोरेशन में, स्पेस मार्केट में इंडिया का दबदबा बढ़ेगा। इसरो के बारे में तो हमने समझ लिया। प्राइवेट स्पेस मिशन इंडिया में कौन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अग्निकुल कॉस्मोस launch its sorted first vehicle, the first semi cryogenic engine powered launch from India on soil on March 21। इस साल की बात हो रही है। अग्निकुल, Skyroot Aerospace progressing towards launching the Vikram-1 rocket with prior solid fuel engine test and the successful launch of Vikram-S in 2022। Dhruva Space and Blacktech Aerospace conducted experiment during the PSLV C-58 mission on January 1। तो ये प्राइवेट स्पेस मिशन इंडिया में चल रहा है। अब बात होगी इन स्पेस की डेवलपमेंट इन इंडिया स्पेस रेगुलेशन। इन स्पेस करके एक इसरो का बॉडी है ना। एक तो NSIL हम लोगों ने पढ़ लिया, एक दूसरा बॉडी है इन स्पेस। इन स्पेस स्पेस को रेगुलेट करने के लिए है। NSIL कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए है। ओवर द पास्ट ईयर्स इन स्पेस इंडियाज न्यू स्पेस रेगुलेटर has made significant stride in shaping the country's space policy and regulatory framework। रेगुलेट करना मतलब कि कितना प्राइवेट पार्टी को अलाउ करा जाए, कितना नहीं किया जाए, क्या गाइडलाइंस बनाया जाए, क्या नॉर्म्स बनाया जाए, ये इन स्पेस करती है। नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस। ऑन May 3, 2024 इन स्पेस रिलीज द नॉर्म्स गाइडलाइन एंड प्रोसीजर फॉर ऑथराइजेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटीज, सेटिंग द फाउंडेशन फॉर रेगुलेटिंग स्पेस एक्टिविटीज इन इंडिया। इंडिया में स्पेस एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाए। Licensing milestone, satellite broadband license in space granted India's first satellite broadband license to Eutelsat OneWeb on November। ये सब देखो, ये सब डेटा बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इन स्पेस ने क्या काम किया वो सब चीजें बताई जा रही हैं, दैट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ग्राउंड स्टेशन को लाइसेंस दिया है। फर्स्ट लाइसेंस फॉर ए ग्राउंड स्टेशन एज ए सर्विस वाज इशूड टू ध्रुवा स्पेस प्राइवेट कंपनी जुलाई 15 को इसी साल। फैसिलिटिंग द ग्रोथ ऑफ ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। पहले जो भी ग्राउंड स्टेशन थे सब इसरो के थे, अब प्राइवेट पार्टी का भी ग्राउंड स्टेशन है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। FDI देखो, अगर हमें स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ना है, इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करें, गवर्नमेंट करे, प्राइवेट पार्टीज करें। दूसरा, हम फॉरेन से इन्वेस्टमेंट ले सकें। फॉरेन से इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली लें तो FDI बोलेंगे। FDI amendment on February 21, 2024, Government of India amended its FDI policy to allow 100% direct FDI।
इन ऑल स्पेस एंड स्पेस फ्लाइट सेगमेंट, है ना, स्पेस एंड स्पेस फ्लाइट सेगमेंट पे 100%, एक्सेप्शन ऑफ 74% सीलिंग इन सैटेलाइट के मैन्युफैक्चर में, ऑपरेशन में, और लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ कितना एफडीआई होगा, 49%। दिस डेटा इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट था। इन स्पेस के बारे में थोड़ा चीज और जान लो। इन स्पेस क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करने वाली एक ऑटोनोमस एजेंसी है, सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है जो आपको लाइसेंस देगी। अगर आप एक प्राइवेट प्लेयर हो, आपको लाइसेंस के लिए किसके पास जाना है, इन स्पेस के पास जाना है। इन स्पेस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट, इनेबल, ऑथराइज, सुपरवाइज वेरियस स्पेस एक्टिविटी ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज, बिल्डिंग लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, प्रोवाइडिंग स्पेस बेस्ड सर्विस। ये सब कौन देगा, यही देगा। The agency act as an interface between ISRO and non-governmental entities and assess how to utilize India's space resource, है ना, कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब काम ये करेगी। इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। आई होप आज के सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।